शायद आप भारत के इन सच्चे सपूतों के इन कुछ रोचक किस्सों और जानकारियों के बारे में जानते हैं। शायद कुछ का तो अपने नाम भी ना सुना हो। क्या आप वीर बालक दुद्धा के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप जानते हैं राजेंद्र नाथ लहरी के साथ में क्या हुआ था? बटुकेश्वर दत्त जीवन के अंतिम दिनों में वे किन हालातों में थे? महाराणा प्रताप के कवच का वजन कितना था और उनके भाले का वजन कितना था? छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को भारतीय जल सेवा, जिसे हम नेवी फोर्स के नाम से भी जानते हैं, का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? अगर हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं तो हमें इन वीरों के बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। चलिए 26 जनवरी से पहले इन्हें जानने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था। दुद्धा की मां पड़ोस से आटा मांगकर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली, ले यह पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुद्धा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा वह जिरह बख्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूटकर बह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन थी, कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के-बक्के रह गए कि कौन था यह बालक। जिस गुफा में राणा परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुद्धा चकराकर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्धभूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी हैं। फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की कहाँ जरूरत थी? वीर दुद्धा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ नहीं है। इतना कहकर वीरगति को प्राप्त हो गया दुद्धा। राणा जी की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। राजेंद्र लाहिड़ी जीवनी। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म 23 जून 1901 को बंगाल प्रेसिडेंसी, वर्तमान बांग्लादेश में, के पबना जिले के मोहनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने एमए की पढ़ाई बनारस में की। एक छात्र के रूप में वह उस समय अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उसने दक्षिणेश्वर बम विस्फोट में भाग लिया और फरार हो गया। बनारस में अपने दोस्तों के साथ वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था।
9 अगस्त 1925 को उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन लूटने के लिए लखनऊ के पास काकोरी के बीच एक ट्रेन डकैती में भाग लिया। इसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना गया। ट्रेन में एक यात्री की दुर्घटनावश गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे यह हत्या का मामला बन गया। मामले के सिलसिले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिणेश्वर बम विस्फोट के सिलसिले में राजेंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब काकोरी मुकदमा शुरू हुआ तो लाहिड़ी को भी मुकदमे में शामिल कर मुकदमा चलाया गया। लंबी सुनवाई के बाद उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा पाने वाले अन्य 3 थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। उन्हें निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जिला जेल, उत्तर प्रदेश में फांसी दे दी गई। अमर शहीद भगत सिंह जी के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को भी फांसी हो गई होती तो ज्यादा अच्छा था। 1947 में आजादी के पश्चात बटुकेश्वर को रिहाई मिली, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी ना मिला जो हमारी सरकार और भारतवासियों से इन्हें मिलना चाहिए था। आजाद भारत में बटुकेश्वर नौकरी के लिए दर दर भटकने लगे। कभी सब्जी बेची तो कभी टूरिस्ट गाइड का काम करके पेट पाला, कभी बिस्किट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सब में असफल रहे। कहा जाता है कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। उसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने इस 50 साल के अधेड़ की पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आएं। भगत के साथी की इतनी बड़ी बेइज्जती भारत में ही संभव है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर से माफी मांगी थी। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वो राजनीति की चकाचौंध से दूर गुमनामी में जीवन बिताते रहे। सरकारों ने कोई सुध नहीं ली। 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बटुकेश्वर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे थे तो उन्होंने अपने परिवार वालों से एक बात कही थी, कभी सोचा ना था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन इस हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा होऊंगा। मैं देशवासियों का ध्यान इनकी ओर दिलाया चाहता हूं कि किस तरह एक क्रांतिकारी को जो फांसी से बाल बाल बच गया, जिसने कितने वर्ष देश के लिए कारावास भोगा, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब भगत सिंह की मां अंतिम वक्त में उनसे मिलने पहुंची तो भगत सिंह की मां से उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भगत की समाधि के पास ही किया जाए। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के हुसैनीवाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के साथ ये गुमनाम शख्स आज भी सोया हुआ है। मुझे लगता है भगत ने बटुकेश्वर से पूछा तो होगा, दोस्त मैं तो जीते जी आजाद भारत में सांस ले ना सका, तू बता आजादी के बाद हम क्रांतिकारियों की क्या शान है भारत में। महान आत्मा को शत शत नमन। घोड़े चेतक के मुंह में सूंड इसलिए लगाकर रखते थे, वीर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के मुंह में सूंड इसलिए लगाकर रखते थे क्योंकि मुगलों की सेना में हाथी भी होते थे। उस वक्त मुगलों की सेना काफी बड़ी होती थी और मुगलों की सेना में कई हाथी होते थे। उसके मुकाबले मेवाड़ की सेना घोड़ों पर ज्यादा निर्भर थी और खुद महाराणा प्रताप भी घोड़े पर बैठकर ही युद्ध लड़ते थे। ऐसे में महाराणा के चेतक पर हाथी की सूंड बांधी जाती थी, इससे घोड़ा भी हाथी की तरह दिखता था। माना जाता है कि जब कोई घोड़ा हाथी की सूंड लगाकर दूसरे हाथियों के सामने जाता था तो दूसरे हाथी उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे और वो छोटा हाथी समझकर अटैक नहीं करते थे। इससे महाराणा प्रताप को युद्ध में काफी फायदा होता था।
वे चेतक पर बैठकर मुगलों के हाथियों को चकमा देकर उन पर हमला करते थे। चेतक भी एक बहुत ही बहादुर घोड़ा था और वह महाराणा प्रताप के साथ हर युद्ध में शामिल होता था। हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उस युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप को कई बार मुगलों के हाथियों से बचाया था। अंत में युद्ध के दौरान चेतक भी घायल हो गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। 208 किलो का वजन लेकर लड़ते थे वीर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। यह बात अचंभित करने वाली है कि इतना वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे। चेतक और महाराणा प्रताप की दोस्ती का इतिहास भारत के इतिहास में एक अमर गाथा है। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ दिया और अपने साहस और वीरता से देश की रक्षा की। शत नमन। क्या आप जानते हैं भारतीय नौसेना के पिता कौन है? जवाब है छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग जो कि पुणे जुन्नर नगर में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई, राजमाता जिजाऊ की कोख से हुआ था। उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी। वह भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ ऐसी ही विशिष्टताएं जिनका आप में से बहुत काम को पता होगा। एक, शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहे। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं अपितु एक क्षेत्रीय देवता शिवाय से लिया गया है। 2, उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। क्या आपको पता है कि उनके पास 4 अलग-अलग प्रकार के युद्धपोत भी थे, जैसे मंजूहस पार्स, गुरब्स और गैलिबट्स। 3, शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र मात्र 15 साल में तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। 4, वह महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। 5, वह गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वह अपने इलाके की भूगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनीमी कावा जैसे कि छापा मरना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पे हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पे रहने वाले लोगों के घरों में कभी छापा नहीं मारा। भारत के ऐसे ही सच्चे सपूतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए एक देशभक्ति पूर्ण प्रेरणा होगा। जय हिंद, जय भारत।